जय भीम, मैं हूँ एक्टिविस्ट रितेश। आप देख रहे हैं द दलित टॉक का एक और एपिसोड और हमारे चैनल का नाम है दी आउटकास्ट इंडिया। आज हमारे साथ में मौजूद हैं एक यूथ लीडर जो वर्तमान में कांग्रेस के एक नेता हैं। पहले ये बीएसपी में रहे हैं, दलित राजनीति में मुखर तरीके से बोलते हैं। आप अपना परिचय पहले खुद दें हमें। जय भीम जिंदाबाद और आउटकास्ट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ और स्वागत है आप लोगों का। आज आप आए मेरी आवाज़ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया आप आज के समय में आप लोगों ने जो टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की है और जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है और मैं ये देख के चकित भी हूँ कि छोटे छोटे समय मतलब छोटी उम्र में और बहुत जल्दी आप लोगों ने ये सब गेन किया। बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा पहला सवाल है आपसे, आप खुद को एज लीडर कंसीडर करते हैं या फिर अभी भी स्टूडेंट लीडर समझते हैं? मैं अपने आप को एक्टिविस्ट कंसीडर करता हूँ कि जब भी कहीं कोई बात होती है उत्पीड़न की या फिर कोई ज़रूरी मुद्दे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि लोगों में जाकर उन्हें लोगों को अवेयर करके या फिर जब भी जिस मुद्दे पे अगर कहीं प्रताड़ना की बात आ रही है, चाहे हमें पुलिस डिपार्टमेंट से मिलना हो, डीएम से मिलना हो या ऊपर के किसी नेता तक बात पहुंचानी हो, हमारी प्रशासनिक इकाइयों में ऊपर तक बात पहुंचानी हो, तो हमें एक्टिविज़म करना चाहिए। मैं आज भी अपने आप को वही समझता हूँ। राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? कहीं ना कहीं एक्टिविज़म और राजनीति को आप अलग अलग नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं वो मेल खाती हैं। आपको एक्टिविज़म जो है आपको राजनीति की तरफ खींच ही ले जाता है। और हम पुराने समय से भी देखें, हमारे जो पुराने नेता रहे हैं वो कहीं वो एक्टिविज़म के जरिए ही आगे बढ़े हैं। तो वही चीज़ है, मुझे भी राजनीति की तरफ खींच लाई। एक एग्जांपल दो कोई बढ़िया सा। जैसे कि आप आज के समय में यूथ लीडर्स में कन्हैया कुमार, आप आइकन तो सब है। वो प्रत्येक नेता जो अपनी आंदोलन के जरिए बढ़े, जैसे इंडिया की राजनीति, भारत की राजनीति में जयप्रकाश नारायण, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, चंद्रशेखर रावण, कन्हैया कुमार, प्रदीप नारवाल, ये सब हैं। आप देखिए, आप उसमें खुद को कहाँ देखते हैं? क्या आप अगला ऐसा नाम बन सकते हैं? मैं अभी लोकल स्तर से शुरुआत की है और मुझे लगता है कि मुझे अपने क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को नहीं आगे ले जा सकता और क्षेत्र के लोगों की लगातार आवाज़ नहीं बन सकता। आपने क्षेत्र के मुद्दों की बात की, कुल मिला के आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हटकर, क्योंकि आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं कांग्रेस के हाथरस से, तो अब उसके बाद में आप खुद को एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भी कंसीडर कर रहे हैं? मैं क्षेत्र की आवाज़ हूँ। क्षेत्रीय आवाज़? मैं क्षेत्र की आवाज़ हूँ, अपने लोगों की आवाज़ हूँ, हर दलित पीड़ित और जो शोषित व्यक्ति है उसकी आवाज़ हूँ। थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बताएं। जब आपने शुरुआत की, कैसे कैसे आपको मुश्किलें आई, किस ज़रिए आपने शुरुआत की, किस यूनिवर्सिटी में रहे आप, इसके बारे में थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताएं। सबसे पहले जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली, वैसे मैं आपसे कहूँ किसी यूनिवर्सिटी से तो नहीं, सबसे पहले मैं दिल्ली में जाके अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तभी जब मैं पढ़ने लगा, चीज़ों को जानने लगा और अपने दलित मुद्दों को जानने लगा, तो सबसे पहले मैंने अपने समाज से ही शुरुआत करी और अपने सामाजिक जो मुद्दे थे समाज के, उन्हीं से शुरुआत करी। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ और भी एक्टिविस्ट थे, वहाँ रहा, उनसे मिला, जैसे देवाशीष जररिया थे, उनसे मिला। और उस समय कन्हैया कुमार जी हैं, उनसे भी मैं जेएनयू में जाके मिला, जेएनयू में मिला मैं उनसे। और प्रदीप नारवाल जी थे, उनसे मिला। इन सब से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और आपने देखा 2017, 18, 19 ये समय था, दलित एक्टिविज़म का पीक टाइम था वो, और नए नए युवा निकल के आ रहे थे। उस समय की राजनीति को आप देखोगे ना तो भाजपा का दौर शुरू हुआ था, भाजपा और आरएसएस का। वो इंस्टीट्यूशन पर लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, एक तरीके का काउंटर रेवोल्यूशन था वो। तो वो चीज़ें जब हमारे लोगों ने देखी, जैसे आपने देखा SC/ST एक्ट वाला मुद्दा था 2 अप्रैल 2018 वाला, तो लगातार इंस्टीट्यूशन में बदलाव हुए जा रहे थे। रोहित वेमुला का जो वो थी ट्रेजेडी थी, कांड था, वो भी हम लोग याद करते हैं। सहारनपुर वाला हम याद करते हैं। तो वो एक पीक टाइम था दलित राजनीति का। उसको देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे देश में और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नए नए युवा हैं जो राजनीति में निकल कर आए हैं उसी समय के।
2016, 17, 18 की जो राजनीतिक रूप से एक तरीके से क्रांति आई, दलित चेतना भी कह सकते हैं उसको, हालांकि वो एट्रोसिटीज़ का एक तरीके से काउंटर था, लेकिन कहीं ना कहीं उससे लोगों को ये पता चला कि हमारे साथ क्या हो सकता है, ये सरकार क्या कर सकती है। अब उसमें कुछ हमारे नेता भी आए नए नए, कुछ यूथ आए, कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद में फिर चुनाव ख़त्म हुआ अभी लोकसभा का, उसके बाद में एक तरीके का ब्रेक भी तो आया है। मुझे नहीं लगता ब्रेक आया है। बस ये है कि पहले से हम लोग अवेयर ज़्यादा हो गए हैं, परिपक्व भी हो गए हैं इन जो राजनीति पिछले समय से चली थी उसको देखकर। तो शायद जो अत्याचार करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, वो भी समझ गए हैं कि इन्हें दबाया ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो शायद अभी वो खुद मजबूर हैं कि हम करें क्या। बिल्कुल। तो चलिए आपकी थोड़ी बात करते हैं, दलित पॉलिटिक्स पे हम बात करेंगे और आगे। आपने बीएसपी यूथ में काम किया है, थोड़ी उस जर्नी के बारे में बताएं, कैसे उससे अलग हो गए, अब कांग्रेस में आ गए, चुनाव भी लड़ लिया, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी गालियां पड़ी। था 2017 का, दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई। टीम में काफ़ी लोग थे और हमारे जो मेन टीम लीडर थे वो देवाशीष जररिया थे और उन्हें हमारे मार्गदर्शक भी कह सकते हो आप। और बीएसपी यूथ का गठन किया हम लोगों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय बसपा में, उस समय क्या आज भी वो चीज़ आज भी है, बसपा में हमने देखा कि कहीं ना कहीं वहाँ यूथ की अवहेलना होती है, यूथ लीडरशिप वहाँ नहीं है। तो यूथ अपने आप को बसपा में कंसीडर करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था यूथ। तो सब लोगों ने मिलकर बसपा यूथ का गठन किया और वो बसपा यूथ का काम क्या, परमिशन। अब किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए, किसी पार्टी को बढ़ाने के लिए अगर आप उसके वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी परमिशन की आपको ज़रूरत होती है। आप अगर बसपाई हैं और बसपा का प्रचार करना चाहते हैं तो आपको क्या, मुझे लगता है अगर आपको बहन जी की ज़रूरत पड़े तो वो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं हो गई, फिर वो तानाशाह रवैये वाली पार्टी हो गई। अब मान लीजिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सत्यता बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आज मैं कांग्रेस ही हूँ और मुझे कांग्रेस का प्रचार करने के लिए मुझे राहुल जी या खड़गे जी या सोनिया जी या मेरे प्रदेश के नेताओं की मुझे परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर पार्टी कहाँ है। आप जिस चीज़ को तानाशाही रवैया बोल रहे हैं उसको पार्टी के लोग अनुशासन कहते हैं, जो काशीराम साहब ने सिखाया। देखिए, काशीराम साहब ने ये कहा था कि पार्टी के प्रचार मेरे से पूछ कर करना। अब बताइए, अनुशासन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वो तानाशाह में बदल जाता है। यही बात हिटलर भी कहा करता था कि मैं अनुशासन सिखा रहा हूँ जर्मनी को। आप आज पूरी दुनिया हिटलर को किस नज़रिए से देखती है, आप बताइए। तो बसपा यूथ का उद्देश्य सिर्फ यह था कि बसपा को गांव-गांव तक पहुंचाना। नई यूथ जो पीढ़ी जिसने काशीराम साहब को नहीं देखा, जिसने काशीराम साहब को नहीं पढ़ा, उन तक काशीराम साहब की बातों को पहुंचाना, बस यही काम था। बसपा का प्रचार करना। हम कर क्या रहे थे? क्या हम चुनाव लड़ रहे थे? क्या हम खुद नेता बन रहे थे? नहीं, हम केवल बहन जी की नेता तो बन गए ना आप, वो समय और हालातों ने बना दिए। अब काशीराम साहब भी समाज के हित की बात करने आए थे, लोगों की बात करने आए थे, लेकिन समाज उन्हें नेता बना दिया ना, समाज ने। बहन जी ने क्या किया? बहन जी ने शुरुआत में समाज के हित की काम किए, समाज की आवाज़ बनी, समाज ने उन्हें नेता बना दिया ना। तो समय की धुरी इस तरह से बदली कि हो सकता है समाज ने मुझे नेता कंसीडर किया हो, लेकिन मैंने खुद को अभी नेता कंसीडर नहीं किया है। मुझे लगता है मैं लोगों की आवाज़ हूँ जहाँ अत्याचार हो। मतलब आगे चुनाव लड़ने का और भी प्लान है? अभी विधानसभा का लड़ा है, अब लोकसभा जाएंगे? नहीं, लोकसभा में चुनाव लड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है कि पार्टी में और भी लीडर हैं, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और मुझसे बड़े भी हैं और अच्छे भी हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। अभी मेरी शुरुआत है। थोड़ा उस बारे में बताएं कि जब FIR हुई तब आप लोगों का क्या वो रहा रवैया? हाँ, बसपा यूथ जब बहुत चरम पर था, लगभग हम लोगों ने 7 लाख युवा बसपा यूथ से पूरे कंट्री से जोड़े। और ये बात पता नहीं किस वे में बहन जी के कानों तक किसने किस तरह से पहुंचाई, तोड़ मरोड़ कर, तो उन्हें पता नहीं क्या लगा। तो सहारनपुर में हम लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ, हमारी टीम के ऊपर, बसपा यूथ के ऊपर, और बसपा यूथ को सिरे से नकार दिया गया। क्या ऐसा भी था कि बसपा यूथ में जब आप लोग काम करते थे तो पार्टी के नेताओं की तरफ से कुछ समर्थन रहता रहे?
हाँ, जब हम काम करते थे अच्छा पॉजिटिव वे में हम जा रहे थे, उनके अनुसार जा रहे थे। तो बहुत बसपा के ही बहुत सारे नेता थे जो तारीफ़ किया करते थे, बुलाते थे, हमारा स्वागत करते थे, मंचों पर बुलाकर स्वागत करते थे। देखिए ये नए युवा हैं, काशीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हें ऐसे समाज में और भी लोग होने चाहिए, इन्हें ये काम करने चाहिए। अभी बहन जी आपको कहें कि चलो अब मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, पहले गलती होगी, तो आप जाएंगे वापस? बहन जी का सम्मान हमेशा करता हूँ, उससे ज़्यादा क्या कह पाऊँगा मैं। और राहुल गांधी जी मना कर दें फिर? राहुल गांधी जी एक उनका जो कैरेक्टर है ना, मैं उसे यहाँ इतने छोटे मुंह से डिफाइन नहीं कर सकता। मैं आपको सही बताऊं, राहुल गांधी जी कोई नेता नहीं है, वो एक तपस्वी है और सत्य पे, और वो राहुल गांधी हैं। सबसे बड़ी बात, वो कोई नेता नहीं है, वो गांधी हैं। यू कंसिडर योर सेल्फ अम्बेडकराइट एंड यू आर इन अ कांग्रेस। तो गांधीवाद और अम्बेडकरवाद में बहुत विवाद रहते हैं, उसमें आप खुद को कैसे ढालते हो, संतुलित कैसे करते हो? कांग्रेस एक समंदर है और कांग्रेस एक पार्टी खुद में एक लोकतांत्रिक पार्टी। आप याद करिए वो समय, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी बात कर रहा हूँ। वहीं आ रहा हूँ, आप समझिएगा। जब कांग्रेस ने पहली सरकार बनाई तो बाबा साहेब खुद उस सरकार में मंत्री थे, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है उसमें तमाम विचारधाराओं के लोग हैं। कांग्रेस में समाजवादी लोग भी हैं, कांग्रेस में अम्बेडकराइट भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन वो कुछ उस समय की राजनीति थी, उस समय का परिवेश था। कुछ चीज़ें बाबा साहब के अनुसार नहीं हो पाई तो वो आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन कांग्रेस में अम्बेडकरवादी लोग भी हैं और उनका स्वागत होता है वहाँ, और उनकी वहाँ ज़रूरत भी। आप खड़गे जी को देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अम्बेडकरवादी भी हैं, वो गांधीवादी भी हैं। अभी जो इंडिया अलायंस में एक बात बहुत उठी बीच में कि क्या कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए इंडिया अलायंस की तरफ से खड़गे साहब को आगे बढ़ाया जाए, बाकी दलों के साथ में सहमति बिठाकर? आपका जवाब आपने खुद दिया। अगर बाकी दलों से सहमति होकर अगर खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो मुझे लगता है ये तो देश का भाग्य होगा, एक दलित पहली बार प्रधानमंत्री बनेगा देश का। लेकिन बाकी ये चीज़ें पार्टी डिसाइड करेगी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होंगे या खड़गे जी होंगे, वो पार्टी के बड़े नेता खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन खड़गे जी भी बनते हैं तो हम उनके भी साथ हैं। आगे के सवाल में मैं इतना कहना चाहूँगा, आप अनुसूचित जाति विभाग में रहे हैं, अभी मेन बॉडी में हैं, लेकिन आपने हमेशा उस विभाग को उस नाम से नहीं बुलाया, हमेशा आपने बोला दलित कांग्रेस। इसके बारे में थोड़ा बताएं, दलित शब्द से आपको इतना प्रेम क्यों है, जबकि वो तो एक्सप्लॉयटेशन को एक तरीके से दर्शाता है? नहीं, आप थोड़ा गलत जा रहे हैं, और सवाल बहुत अच्छा है आपका। मैं खुद चाह रहा था कि कुछ ऐसा सवाल आप पूछें, मतलब ये सवाल बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने अनुसूचित जाति विभाग को हमेशा दलित कांग्रेस के नाम से पुकारा। आप जानते हैं दलित कांग्रेस, सबसे पहले दलित पैंथर के नाम से महाराष्ट्र में एक संगठन चलता था, और दलित पैंथर का काम क्या था कि दलित एक्सप्लोटेशन, जहाँ पर भी ये घटनाएं होती थी, जहाँ पर एट्रोसिटीज़ की घटना होती थी, वो लोग सबसे पहले जाकर वहाँ उनकी आवाज़ बनते थे। उसके ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ, आपने देखा हो। उसके बाद बाबा साहेब और जितने भी दलित लीडर हुए, उन सब लोगों ने दलित वर्ड का इस्तेमाल किया। दूसरी बात, दलित वर्ड एक्सप्लोटेशन को नहीं दर्शाता है। दलित वर्ड आया है यूरोपियन वर्ड है एक अंट्रूडन। मतलब होता है कि जो लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए या अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दलित का मतलब होता है कि जो लोग समाज में संघर्ष करके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो दलित वर्ड है। इसलिए मैं अपने आप को दलित बुलाता हूँ। आप खुद को इस आइडेंटिटी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र में मैंने इस डिबेट में बहुत हिस्सा लिया है। महाराष्ट्र के जो अभी के लोग हैं वो इस वर्ड का फ़िलहाल तो समर्थन नहीं करते हैं, अब आप फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लगातार देखिए, बाबा साहेब ने भी, जैसे कि गांधी जी ने, मैं गांधी जी का कई मसलों पर मतलब उनका समर्थन भी करता हूँ। हाँ, कुछ एज ए अम्बेडकरवादी गांधी जी के कुछ विचारों से मैं परहेज भी करता हूँ। गांधी जी ने एक वर्ड दिया था हरिजन, आपने सुना होगा, आप हरिजन वर्ड बहुत पॉपुलर रहा, लेकिन बाबा साहेब ने उसको नकारा। बाबा साहेब ने वर्ड दिया एक दलित।
चूँकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की दी हुई जो वर्ड की थ्योरी है, जो दलित वर्ड की, मैं उसको समर्थन देता हूँ। और बाबा साहब ने अपनी सारी की बाबा साहब की जो बुक है उसे आप पढ़िएगा, उसमें दलित वर्डों का यूज़ किया गया है, दलित वर्ड का यूज़ किया गया है। जैसे वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें देखिएगा आप दलित वर्ड का यूज़ किया। ट्रांसलेशन है, लेकिन उसमें दलित वर्ड का इस्तेमाल किया है। और भी बाबा साहब ने अपने भाषणों में दलित शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसी में मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसी है? मैं आपका सवाल दोबारा जानना चाहता हूँ, जैसे आप कहना कैसे? एज अ दलित, कांग्रेस की लीडरशिप से लेकर उसकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें कैसे मतलब कार्य रहता है आपका? कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को वरीयता नहीं दी गई मेन बॉडी द्वारा? कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ज़्यादातर आपको पता ही होगा अपर कास्ट का वर्चस्व रहता है। नहीं, देखिए ये दूसरी पार्टियों द्वारा हमेशा से लगाए गए आरोप हैं कांग्रेस के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, मैं दलित हूं, मुझे चुनाव लड़ाया, इस वक्त पीसीसी मेंबर हूं, मेन बॉडी में हूं। अब मैं तो जब भी जाता हूं पार्टी मीटिंग्स में या कहीं भी पार्टी के कार्यक्रम में, तो मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हुआ कि दलित होने के नाते मेरे साथ भेदभाव हो या मेरे को थोड़ा साइड लाइन किया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे जब पार्टी में पीसीसी मेंबर बनने की बात आई थी तो सबसे पहले हाथरस से मेरा नाम गया था। और कांग्रेस आज के समय पे कांग्रेस, आप राहुल गांधी जी को लगातार सुनिए, उनके भाषणों को सुनिए, वो प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी को उसका अधिकार देने की बात कर रहे हैं। आबादी के जो बाबू जगदेव प्रसाद का नारा आपने सुना होगा, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने पुकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। वही बात तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अब जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको सांसारिक रूप या सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं, उनको अधिकार देने की बात कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं ओबीसी को उनका अधिकार दो, दलितों को उनका अधिकार दो। भाजपा जिन्हें वनवासी कह रही है वो आदिवासी कहकर पुकार रहे हैं। सामाजिक आंदोलन को आप एज एन एक्टिविस्ट कैसे देखते हैं? और अभी इस समय पर यूनिवर्सिटियों में क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। एक प्रोफेसर को निकाल दिया जाता है, वो सड़क पे बैठी हुई हैं, है ना। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी से लेकर सड़क तक और संसद तक जो माहौल है वर्तमान में, उस पर आप क्या कहेंगे? आधुनिक समय की बात न करते हुए, अभी की हाल की बात न करते हुए, ये शुरुआत तब से होती है, तब से जब रोहित वेमुल्ला हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जब से भाजपा और आरएसएस सत्ता में आए हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में जो पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से या महिला स्टूडेंट हैं, छात्राएं जो हैं, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा जेएनयू में, पानी लेंगे आप? आप लगातार देख रहे हैं जेएनयू में पिछली बार जेएनयू की जो अध्यक्ष थी छात्र विंग की, उनका सर फोड़ दिया गया। रोहित वेमुल्ला की बात हमने पहले कर ली। उसके बाद जेएनयू में और भी हमले हुए, छात्रों को पीटा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक जातीय मानसिकता का प्रोफेसर एक पिछड़े वर्ग के छात्र को जातीय गालियां देते हुए पीटता है, वीडियो वायरल हुई। जामिया में लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चों पे आंसू गैस के गोले दागे गए। इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चे और कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों को जब उन्होंने आंदोलन किया भर्ती मांग के लिए, तो उनको बंदूकों के बट से पीटा गया, उनके कमरों में से निकाल कर पीटा गया। एएमयू में आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाइब्रेरी में घुसकर आंसू गैस के गोले दागे। अब लगातार देख रहे हैं कि बच्चे जहाँ भी आवाज़ उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नई सोच, ये जो क्रांति हमेशा विश्वविद्यालयों से निकली। ये अब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज़ादी से टाइम क्रांति हमेशा आप जानते हैं, सारा देश जानता है इस बात को, कोई इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये अभी से नहीं है, पहले भी तक्षशिला, नालंदा सब बर्बाद करते हुए आए। आगे चलते हुए मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो कि बीच में भी थोड़ी बात हुई थी इस पर, लेकिन फिर भी मैं दबाव दे करके अच्छे से पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप गांधीवादी भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं। जब लोग आपसे पूछते हैं कि यार बाबा साहब ने गांधी जी का बहुत विरोध किया है, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए,
कैसे आप टैकल करेंगे उनको? मैं गांधी के देश में अम्बेडकरवादी नेता हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं गांधी की पार्टी में एक अम्बेडकरवादी आवाज़ हूँ, ये आप इस तरह से कह सकते हैं। खुद को आवाज़ कंसीडर करते हैं आप पार्टी में? आवाज़ कंसीडर करना नहीं, मतलब एक अम्बेडकरवादी सोच का व्यक्ति हूँ, आप कह सकते हैं आवाज़ के। हाँ, मैं अपने लोगों की आवाज़ तो हूँ। जो पूना पैक्ट के बाद में जो चीज़ें हुई अनशन वाली खास करके, उसमें बाबा साहब पर जो दबाव रहा कि गांधी जी उनकी जान जा सकती है, प्लीज़ बाबा साहब आप उनसे समझौता कर लीजिए, फिर पूना पैक्ट हुआ, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पूना पैक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है, और आज के समय में जब हम पूना पैक्ट को पढ़ते हैं तो एक नज़रिए से लगता है कि गांधी भी गलत नहीं थे, और एक नज़रिए से लगता है कि अम्बेडकर भी गलत नहीं थे। गांधी की सोच थी कि, गांधी जी का नज़रिया बताइए। गांधी जी का नज़रिया था कि एक देश, एक व्यक्ति और एक वोट, प्रत्येक, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, कोई भी हो, उसके लिए एक वोट। बाबा साहब चाहते थे कि जो पिछड़े हैं और जो दलित हैं उनको डबल वोटिंग का अधिकार मिले, सेपरेशन जो इलेक्टोरल था उसमें एक्स्ट्रा वोटिंग का अधिकार मिले। लेकिन मुझे लगता है कि आज के परिवेश में जिस तरह से एक आरक्षण मिला है हम लोगों को, या फिर राजनीतिक आरक्षण हो या वो शैक्षणिक आरक्षण हो, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। डुअल वोटिंग होती, आई एग्री, आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, पर आप ये भी देखिए कि आज के टाइम पर जो हमारे नेता लोग हैं संसद में पहुंच जाते हैं आरक्षण के सहारे, किसी भी पार्टी से हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता। डू यू थिंक कि वो उस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं अपने समाज के लोगों की जैसे उठानी चाहिए थी? कहीं ना कहीं अगर हम पे डुअल वोटिंग राइट होता तो कहीं ना कहीं बेहतर आवाज़ उठाई जा सकती है। इसका जवाब तो आपसे जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पार्टियाँ, जनता, या फिर मुझे लगता है हमारा सोशल मूवमेंट अभी इतना मजबूत ही नहीं हुआ। सोशल मूवमेंट इतना मजबूत नहीं हुआ। दूसरी बात, जनता खुद तय करे ना, वोट किस लिए देते हैं? हमें व्यक्ति को चुनना है, ना कि पार्टी को चुनना है। जो अभी सिस्टम है वो ठीक है, चले आए नहीं, जो सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं, व्यक्ति ठीक नहीं। आपने कहा अपनी बात में कि जो लोग आरक्षण के दम पे, राजनीतिक आरक्षण के दम पे संसद में पहुंचते हैं, वो दलितों की आवाज़ नहीं बनते। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि वो जनता को चुनना चाहिए कि हम कैसे व्यक्ति को हम संसद में भेज रहे हैं। लोग पार्टियां चुन रहे हैं, लोग व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल है, काशीराम साहब एक बात बोलते थे बीजेपी कांग्रेस के लिए, एक सांपनाथ दूसरे नागनाथ, उसमें फिर अगर बीएसपी आपके साथ शामिल नहीं होना चाह रही है तो इसमें गलत क्या है? कौन गलत है? मतलब उस समय की राजनीतिक बातें थी, आप इसके कई मतलब निकाल सकते हो। तब कांग्रेस मजबूत थी, काशीराम साहब विपक्ष में थे। विपक्ष का धर्म होता है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, उनकी खिंचाई करना, ताकि कुछ गलत में भी, कुछ सही करने में भी गलत ना हो सके। और लोकतंत्र भी यही कहता है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष की खींचतान करती रहनी चाहिए। और सांप होना कोई, आप सांपनाथ नागनाथ की परिभाषा किस तरह से दोगे? सांप के विष से दवाइयाँ भी बनती हैं, तो आज कांग्रेस दवाई बनाने का काम कर रही है जो पिछड़ों को, दलितों को। बहुत अच्छा जवाब देते हैं आप, नेता बन गए हैं। चलिए, मेरे सवाल आपसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। बहुत शानदार इंटरव्यू रहा, और काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया है, और मैं देख रहा हूँ ये मेरे सामने जो लड़का बैठा है, इसने बहुत कुछ पढ़ लिया है और मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मुझे, और मैं खुद अचंभित हूँ कि इस तरह के सवाल एक कम उम्र का लड़का पूछ सकता है क्या? बहुत बेहतरीन। और आपकी टीम को फिर से बधाई, आउटकास्ट को बहुत बहुत बधाई। चालू बंद हो